ठीक है, तो जब भी आपको कोई डाटा आएगा, आपने पहला काम ये करना है कि आपने उसकी इंटरवल, आपने लेट सपोज कि आपके पास 100 वैल्यूज है, ठीक है, या आपके पास 68 वैल्यूज हैं और आपको नहीं पता कि वो 68 है, आपको रैंडमली 68 नंबर्स लिखे हुए हैं, आप उसको काउंट करेंगे, टोटल नंबर आपको पता लगेगा कि जी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है 68 है। उस 68 को आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड यू विल बी नोइंग कि आपने इस रेंज की जो है वो इंटरवल्स अपने बनाने हैं, इतने नंबर ऑफ इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है, आपको 6 इंटरवल्स बनाने हैं, उसमें आपकी आपके सारी ऑब्जर्वेशंस लाए हो जाएंगी, आपको 7 बनाने, आपको 8 बनाने हैं, आपको कितने इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि बहुत कम इंटरवल्स नहीं बनाने, अदरवाइज जो बहुत सी वैल्यूज है वो उस इंटरवल रेंज से बाहर निकल जाएंगी और हमारा डाटा लॉस हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इंटरवल्स नहीं बनाने, क्योंकि इन दी एंड बेसिकली हमारा पर्पस क्या, हम क्यों बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हम अपने डाटा को सिंप्लीफाई करें और उसकी बेसिस पे हम कोई ना कोई रिजल्ट निकालें, हम इन्फेरेंस निकालें, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा इंटरवल्स होंगे, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा तो हम उसको समराइज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ना टेबल हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए, ना टेबल हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, अदरवाइज उसकी अपनी अपनी इम्प्लीकेशन, उसके अपने अपने एरर्स आ जाएंगे बीच में। तो जो मैम ने कॉमन रूल बताया था, दैट इज मोर देन 6 और लेस देन 15, यानी 16 to 15 के दरमियान होना चाहिए। बुक में 5 to 20 के दरमियान लिखा हुआ है, जो बुक है उसने 5 to 20 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है आपका, जिसके अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ इंटरवल्स, जिसको हम के वैल्यू कहते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं। दिस इज आवर स्टेप 1, ठीक है, ये लिखते जाए साथ। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि शुड बी इक्वल इन विड्थ, हर इंटरवल की विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हर इंटरवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरी पहला इंटरवल है 10 टू फॉर एग्जांपल 1 to 10, ठीक है, तो मेरा सेकंड इंटरवल 11 to 20 होना चाहिए, ना कि 10 to 20 हो। रेपिटेशन या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी जो उसकी रेंज की अपर लोअर लिमिट, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर जो वैल्यूज बिल्कुल 10 पे फॉल करती हैं, हम उनको कैटेगराइज ही नहीं कर पाएंगे कि आया उनको हमने पिछले इंटरवल में रखना है कि अगले इंटरवल में रखना है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इनमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये और तीसरा है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट होनी चाहिए, यानी लिमिटेड लिस्ट होनी चाहिए। जो मैम ने बात की है कि बहुत लंबी लिस्ट ना हो, बहुत लंबे इंटरवल्स ना हो, ठीक है, ये ना हो कि हम उसको एंड पे साइज ही ना कर सकें। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि आपने रेंज डिफाइन करनी है। अब रेंज कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो डाटा है, स्लाइड पे चले जाएं, स्लाइड्स चेंज कर लें। ये बेसिकली मैं हूं नहीं, स्लाइड जिसके पास है वो चेंज करता जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, स्लाइड नंबर 4 पे। स्लाइड नंबर 4, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द रेंज, ठीक है। आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। आपके पास डाटा है, आप उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू देखें क्या है, उनका जो डिफरेंस है दैट इज द रेंज, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आपकी सारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो इसी रेंज के अंदर फॉल करती हैं, इस रेंज से बाहर फॉल नहीं कर सकती, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, आपने हर इंटरवल की विड्थ डिसाइड करनी है। अब विड्थ को डिसाइड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हम रेंज को, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास जो रेंज आ रही है, उसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इंटरवल्स के साथ, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि हम, अब देखें इसको अगर मैथमेटिकली ज़हन में रखें, ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमने इतनी क्लासेस बनानी है किसी डाटा की,
ठीक है, और ये टोटल रेंज है हमारे पास। तो हर क्लास में कितने इंटरवल हमें रखना है, अपर लोअर लिमिट हमें कितनी बनानी है, तो दैट इज विड्थ। वो विड्थ डिफाइन कर रही है ना, हर क्लास की अपर और लोअर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज विड्थ। वो कितना होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, इतनी विड्थ हमने रखनी है। तो दिस इज और स्टेप 3। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, इस स्टेप्स के बाद आप अपने इजीली एक एक्यूरेट विड्थ के साथ एक्यूरेट नंबर ऑफ इंटरवल्स बना लेंगे। ठीक है, और उसके आगे आप सिंपली फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, आप आ जाएं 7 पे, स्लाइड नंबर 7 पे। पहले 6 पे आ जाएं, फिर 7 पे चलते हैं। ये 6 पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर 7 पे चलते हैं, सॉरी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास टोटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, वो 189 है। ठीक है, और 189 को जब हमने क्या करना है, हमने इससे आगे जाना है। हमने सबसे पहला स्टेप क्या रन करना है, हमने नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालने हैं। तो हमने k इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू लॉग 189 कर देना है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ इंटरवल्स आएंगे दैट इज 9, यानी हमने 9 क्लासेस बनानी है या 9 इंटरवल्स टोटल बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 82 और मिनिमम वैल्यू क्या है 30। तो हमारे पास उसकी रेंज क्या निकलेगी, दैट इज 52, यानी हमारी जो टोटल रेंज है जिसके दरमियान में हमारी सारी वैल्यूज लाए कर रही हैं दैट इज 52। और उसी 52 को हमने 9 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके हमने अपनी ईच क्लास विड्थ निकाल दी कि हमारी जो हमने डिसाइड किया था कि 9 क्लासेस होंगी, उन 9 की हर क्लास में जो विड्थ होगी वो 5.7 की होगी। ठीक है, अगर इसको राउंड ऑफ कर लें तो 6 की होगी। अच्छा, अब मैम ने क्या किया हुआ है कि इसको जरा मजीद कंप्रेस करने के लिए ना विड्थ को 10 कर लिया हुआ है। अदरवाइज अगर हम उससे करेंगे तो नेक्स्ट वाला जो है वो स्लाइड वो जस्टिफाई नहीं होती। ठीक है, तो मैम ने 10 कर लिया हुआ है जिसकी वजह से जो k है वो 6 हो गया हुआ है। यानी मैम ने विड्थ को डेलिबरेटली थोड़ा सा बढ़ा दिया है अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से, ताकि टेबल को थोड़ा कंप्रेस करके ना एक स्लाइड में ला सके, अदरवाइज टेबल बहुत बड़ा हो जाता। समझ आ गई आपको कि मैम ऑल्दो हमने हमारी जो कैलकुलेटेड विड्थ की वैल्यू है वो 6 आई है, 5.7 को अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो 6 आती है। ठीक है, ऑल्दो 6 आई है, लेकिन मैम ने 10 W विड्थ रखी है ताकि हमारे जो है वो टेबल छोटा बने। तो ऑब्वियसली अगर विड्थ बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारी कम हो जाएंगी, वो 9 नहीं रहेंगी, वो 6 हो जाएंगी। डॉक्टर अली, तो रेंज किस तरह निकली है? रेंज रेंज मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब आप अगली पे आ जाए ना। ठीक है, मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस कर दिया। मैम ने एग्जांपल दी थी बुक से बेसिकली, और बुक में पूरा न्यूमेरिकल गिवन है। ठीक है, उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू भी बताई हुई है, मिनिमम वैल्यू भी बताई हुई है, और वो सारी वैल्यूज जो है ना हैप्पैज़र्डली लिखी हुई है। ओके, तो आप जब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम को फाइंड कर देते हैं तो आपके पास एक रेंज आ जाती है कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान रेंज जो है वो क्या है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 10 की विड्थ के साथ क्लासेस बनाई हैं और उनके आगे उनके दरमियान जितनी वैल्यूज लाया करती थी उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है। यानी 30 to 39 क्लास इंटरवल के दरमियान हो सकता है एक वैल्यू 31 की हो, एक 32 की हो, 3 33 की हो। तो इस तरह उन्होंने फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज इस क्लास इंटरवल के दरमियान आती थी वो सारी को सम अप करके फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में उसके आगे लिख दिया। ठीक है, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी क्या है? ये ना मैं आपको ये सिंपली हम मेजर करते हैं। ठीक है, हम मेजर करते हैं हमारे पास कितनी रेपुटेशन हो रही है। मतलब ये देखिए क्लास इंटरवल है ना 32 to 39। ठीक है,
हमारे पास हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशंस ऐसी आई हैं हमारे रिजल्ट में, हमारे डाटा में 11 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस रेंज में लाए करती हैं। ठीक है, समझ आई क्या आपको? हमारे पास इनिशियली जो हमें न्यूमेरिकल में सारी चीजें दी जाएंगी उनमें सब चीजें मेंशन होंगी। ठीक है, ये मैं आप इसको ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप ना जरा स्लाइड नंबर आ जाए 9 पे। ठीक है, अब ये देखिए डाटा हमें इस तरह दिया गया होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इससे कर लेंगे कि 1 2 3 4 5, और मतलब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखेंगे, उसको के में फिट करके हम नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइन कर लेंगे कि हमारी कितनी है। उसके बाद हम मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करके हम रेंज निकाल लेंगे और रेंज की मदद से हम विड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहला कॉलम सारा डिजाइन हो गया। अब फिर हम पहले कॉलम के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि फॉर एग्जांपल पहली रेंज हमारी बनी है 143 से या 141 से 145 तक। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इस रेंज में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, हम काटते जाएंगे जो हमारी पहली क्लास के आगे हम फ्रीक्वेंसी पूरी हो गई है। क्या आपको समझ आई अब? जी डॉक्टर, ये आ गया। बेसिकली ना मैम ने कोई भी एक एग्जांपल जो है ना वो कंप्लीट, ठहरे मैं देख लूं कि मैम की कंप्लीट एग्जांपल कौन सी है। डॉक्टर अली, फ्रीक्वेंसी वो है जो रिपीटेड नंबर या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही है। अगर 143 है तो 143, अगर ठीक है वो समझ आ गई यार, वो इंटरवल के दरमियान में। और प्लस देखिए हमारे पास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल है, वो उसमें रेंज डिफाइंड है 141 से 145 तक। तो उसमें 143 3 टाइम्स आया तो वो हम 3 उसी में इंक्लूड करेंगे। 141 आया तो भी उसी क्लास इंटरवल के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उस रेंज वाले जितने नंबर्स हैं उनकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो उस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखी जाएगी। ठीक है, अगर आप स्लाइड नंबर 15 पे जंप करें जरा, ये एक वाहिद एग्जांपल है जो मैम ने कंप्लीट दी हुई है। अब ये देखें कि ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, इसके बाद एक स्लाइड छोड़ के 17 स्लाइड पे आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हमने सबसे पहले के फाइंड आउट किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 57 है। हमने के फाइंड आउट किया तो हमारी टोटल नंबर ऑफ क्लास या इंटरवल्स आ गए 7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो रेंज डिफाइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस करके इसी टेबल में से। ठीक है, हमने वो डिफाइन की। उसके बाद हमने विड्थ डिफाइन की, विड्थ आ गई अप्रोक्सीमेटली 10 की, यानी हमारे पास 7 क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, और हर क्लास में जो इंटरवल या विड्थ होनी चाहिए, जो विड्थ होनी चाहिए वो 10 ऑब्जर्वेशंस की होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे आ जाए, हमने 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, इसी तरह 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, ये क्लासेस टोटल अगर देखें तो हमारे पास 7 क्लासेस बन गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हर क्लास की जो विड्थ है दैट इज 10 जो हमने कैलकुलेट की है। अब हमने फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है? अब देखें 10 से 19 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं जो स्लाइड नंबर 15 में से ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 5 ऐसी वैल्यूज हैं स्लाइड नंबर 15 में से, ठीक है, जो कि 10 to 19 के दरमियान लाए कर रही हैं, वो हमने फ्रीक्वेंसी उधर लिख दी। 20 to 29 के दरमियान 19 वैल्यूज आ रही हैं, वो हमने आगे लिख दी 29 के पैरेलल। 30 to 39 की रेंज में 10 वैल्यूज या 10 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। 40 to 49 की रेंज में 13 आ रही हैं। ठीक है, और 50 to 59 में 4 हैं, 60 to 69 में 4 है, 70 to 79 में 2 हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोबारा 57 आ जाएंगी नीचे। बात समझ आ गई अब आपको कि कैसे हमने देखी, फिर रेंज निकाली, फिर हमने विड्थ निकाली, फिर हमने जब हमारा पहला कॉलम बन गया, हमने सिंपली जो हमारे पास रॉ डाटा था उसमें से ये देखा कि हमारी हर क्लास में कितनी कितनी जो है वो फ्रीक्वेंसी या कितनी कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो होता है मिड इंटरवल। उसका भी मैम ने कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी आगे पीछे करके मैम ने दिया था। अगर आप यही स्लाइड देखें 18, तो आप मिड इंटरवल क्या होता है, आप हर क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जो है वो ऐड करें और इसको 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज कॉल्ड मिड इंटरवल ऑफ ईच क्लास। ठीक है, और ये यूजुअली कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा आता है। अच्छा, अब ये थर्ड स्टेप तक किसी को कोई इशू है तो मुझे अभी बता दें, क्योंकि ये इससे आगे फिर हमने फर्दर अब चीजें जो स्टेप्स हैं वो चलाने हैं। एक दफा रैप अप कर देंगे काइंडली। मैंने ऐसे में रूम वाला मिस कर दिया है, एक रैप अप कर दें। थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैंने ये बताया आपको कि जो हमारे पास जो है, हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है और वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड लेक्चर में ये पढ़ा था कि वेरिएबल्स की को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि जो हमारी वेरिएबल की मेजरमेंट्स हमने की हैं, हमारे पास जो डाटा आया है उसको हमने टेबुलेटेड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो इटसेल्फ बता रहा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन के वो किस रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमने उनमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं। अब इसकी जैसे हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स थी, इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स की भी टाइप है। इसकी 2 बेसिक टाइप है, कैटेगोरिकल या ग्रुप। जो कैटेगोरिकल है वो बेसिकली हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा के लिए होता है, नॉमिन, और उसकी वैसे ही आगे से सब टाइप्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल। जो ग्रुप है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है। ठीक है, और इसकी आगे से वैसे ही टाइप हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो यानी जितने टाइप के वेरिएबल्स हैं उतने टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हैं। ठीक है, अब नॉमिनल, ऑर्डिनल और डिस्क्रीट, ये जो टेबल्स होते हैं बड़े सिंपल टेबल्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हमें जो है वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उनको फॉर्मुलेट। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि उनके लिए क्या इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है जो कैटेगरी बनती है? एग्जैक्टली, वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो बनती है। जो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है कि जी पाकिस्तान के जितने सूबे हैं और हर सूबे में कितने, मतलब सूबों के नाम आते हैं, दैट इज नॉमिनल डाटा। ठीक है, कि नाम दिए मैं आपको कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, और हर सूबे में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला जो कॉलम बनेगा दैट विल बी द नेम ऑफ द प्रोविंसेस, और जो दूसरा कॉलम बनेगा दैट विल बी द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन ईच प्रोविंस। ठीक है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। समझ आई है मेरी बात? तो हर टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता। तो अब मैंने आपको बताया था कि सबसे मुश्किल जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और मैम ने सिर्फ हमें पढ़ाया भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसको मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। इस सारे
जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। नंबर 1 कि आपने नंबर ऑफ इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए क्या करना है आपने कि एक फॉर्मूला है k is equal to 1 plus 3.322 log n, where n is the total number of observation। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 57 वैल्यूज हैं तो 57 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो आपने 57 को इस फॉर्मूले में फिट करके तो नंबर ऑफ क्लासेस निकाल लेनी है कि हमारे पास कितनी मिनिमम क्लासेस होनी चाहिए जिसमें हम इस पूरे डाटा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि क्लासेस इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि डाटा लॉस हो जाए, यानी इतनी छोटी क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी उन क्लासेस रेंज से बाहर डाटा निकल जाए, ठीक है, और आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिख ना सकें।